So hey guys, today we are going to start our first chapter of business studies, which is nature and significance of management. So इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बेसिकली हम ये आज से ये सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें कि हम बिजनेस स्टडीज को भी अब पूरा एक फर्स्ट चैप्टर से लेके 12th तक हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो नाउ इफ वी टॉक अबाउट चैप्टर, या सो the first thing which comes in your mind is that what is management. Okay, so the first question is that what is management. Management is basically a process. Okay, what process of getting things done with achieving goals. Okay, what happens, हम एक गोल सेट करते हैं, है ना। हम क्या करते हैं, हम एक गोल सेट करते हैं, ठीक है। उस गोल को हमें अचीव करना होता है, उस गोल को हमें अचीव करना होता है, दैट्स वाई हम हम अपने काम को मैनेज करते हैं, ठीक है। अब मैनेज करना है तो हमें दो तरीकों से करना पड़ेगा अगर हमें अपना काम सही से कंप्लीट करना है। आप खुद देखो, आपको अगर दिया गया है काम करने के लिए, आपको काम करने के लिए दिया गया है 10 दिन में, और आप काम कंप्लीट करने के लिए 20 दिन लगा रहे हो, ठीक है। सो इसका मतलब कि आप इफेक्टिव नहीं हो, ठीक है। सो इफेक्टिवली का मतलब क्या होता है कि विद इन टाइम काम को कंप्लीट करना, विद इन टाइम अचीव करना गोल्स को, तब उसे हम सही मैनेजमेंट कहेंगे। एफिशिएंटली का मतलब होता है कि ये भी नहीं है कि आपको अगर दिया गया है कि आपको ये 20 रुपए में, फॉर एग्जाम्पल 20 रुपए में काम कंप्लीट करना है या फिर अपना वर्क कंप्लीट करना है, तो फिर आपने क्या किया, आपने 50 रुपए लगाए, भले ही आपने टाइम में कर लिया लेकिन आपने कॉस्ट ज्यादा लगाई। तो ये भी नहीं करना है आपको, विद इन टाइम भी करना है, आपको कॉस्ट को भी एफिशिएंट रखना है, यानी कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स करना है, यानी कि रिसोर्स को उस तरह यूज करना है सो दैट वेस्टेज कैन बी मिनिमाइज, यानी कि वेस्टेज को हम कम कर सकें। सो मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स effectively and efficiently। यहाँ पे देखा एम लिख देना, ठीक है। सॉरी। यहाँ पे लिखना थोड़ा सा मुश्किल है, विद द एम ऑफ, विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। देन डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। अभी हमने देखा, हमने इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी पढ़ा। अब उसमें क्या डिफरेंस होता है, बेसिक ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। सो हम देखें अगर मीनिंग की बात करते हैं। मीनिंग क्या है, इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कंप्लीशन ऑफ टास्क टू अचीव गोल्स विद इन टाइम, है ना। हम क्या कह रहे हैं, विद इन टाइम, विद इन टाइम, ठीक है। तो मैंने भी बताया था कि इफेक्टिव का मतलब क्या होता है कि हम टाइम को ध्यान रखते हुए अपने वर्क को पूरा कर रहे हैं, है ना। तो उसका मतलब हम इफेक्टिव हुए, ठीक है। इस इसका मतलब क्या होता है, इसकी मीनिंग होती है एफिशिएंसी की, टू कंप्लीशन ऑफ अ टास्क इन अ वे दैट कॉस्ट इज मिनिमम, दैट कॉस्ट इज मिनिमम। ओके, दैट कॉस्ट इज मिनिमम, आपकी कॉस्ट मिनिमम होनी चाहिए, वेस्टेज कम होना चाहिए, ठीक है। तो हम कॉस्ट को जब कम करेंगे तो वेस्टेज ऑब्वियसली हमारा कम ही होगा। तो इस वजह से हम क्या हो जाएंगे, एक एफिशिएंट पर्सन हो जाएंगे, हाँ, टू मैनेज थिंग्स। और ऑब्जेक्टिव की बात करें, अगर इफेक्टिवनेस की ऑब्जेक्टिव की बात करें, तो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है इसमें टू अचीव एंड रिजल्ट्स, टू अचीव एंड रिजल्ट्स। लेकिन एफिशिएंसी की बात करें तो टू कंडक्ट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, मतलब हम कॉस्ट को कैसे कम कर सकते हैं, हमें ये एनालाइज करना है एफिशिएंसी में। लेकिन इफेक्टिवनेस में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हम एंड रिजल्ट किस तरह से पाए। इफेक्टिवनेस का मेन कंसिडरेशन होता है डूइंग द राइट टास्क, डूइंग द राइट टास्क, हम सही काम करें, ये हमारा मेन कंसिडरेशन होता है।
तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि मेन कंसिडरेशन, यहाँ पे एफिशिएंसी का मेन कंसिडरेशन होता है डूइंग द राइट टास्क इन राइट वे। होता क्या है, डूइंग द टास्क इन राइट वे। ठीक है, यहाँ पे हम इफेक्टिवनेस में देख रहे थे कि हमें सही काम करना है, यहाँ पे हम देख रहे हैं उस काम को सही तरीके से करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बेसिक डिफरेंस हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो है, ये आप लोग देख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट पे मैंने एक निमोनिक बनाया जो कि आप देख सकते हो, बहुत ही अमेजिंग निमोनिक है, विच इज विच इज गोल। गोल्फ मीन्स मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। इसका मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है, हमेशा एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है, क्योंकि एन ऑर्गेनाइजेशन हैज अ सेट ऑफ बेसिक गोल्स विच आर द बेसिक रीजन फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। ठीक है, अब क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का एक बेसिक सेट ऑफ रूल, बेसिक सेट ऑफ गोल होता है। क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो गोल्स के बेसिस पे ही चलेगा ना, कि आज हमें मतलब इस साल हमें 2% सेल करनी है फॉर एग्जाम्पल, तो वो उसका गोल हो गया ऑर्गेनाइजेशन का। अब उस गोल को कैसे अचीव करेगा, उसके लिए मैनेजमेंट करेगा, मैनेज करेगा उसे, है ना। फंक्शंस भी अभी हम पढ़ेंगे फिर। तो क्या होता है कि सारी की सारी जो गोल्स होते हैं ना, उसको सिंपल और क्लियर स्टेट करना पड़ता है। तो हम हमेशा हम मैनेज क्यों करते हैं, क्योंकि हमें उस गोल को अचीव करना होता है, इसलिए मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ठीक है, फिर पे का मतलब क्या होता है, पे इज मैनेजमेंट इज ऑल परवेजिव। मैनेजमेंट इज ऑल परवेजिव। परवेजिव का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट इज ऑल परवेजिव। परवेजिव का मतलब होता है प्रेजेंट एवरीवेयर। इट मीन्स management is present everywhere. The activities involved in managing an enterprise are common to all organization, है ना, whether economic, social, political। कोई भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी कंपनी हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, सब में मैनेजमेंट होता ही है। मैनेजमेंट इज परफॉर्म्ड बाय एवरी लेवल, वेदर इट इज टॉप लेवल, वेदर इट इज मिडिल लेवल, वेदर इट इज सुपरवाइजरी लेवल, हर लेवल पे। तो मैनेजमेंट हर जगह होता है। ठीक है, परवेजिव का मतलब ये होता है प्रेजेंट एवरीवेयर। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स कि मैनेजमेंट एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस होता है। इट मीन्स हम मैनेजमेंट को बहुत सिर्फ एक चीज के लिए नहीं यूज करते हैं, हम मैनेजमेंट को यूज करते हैं टू मैनेज वर्क। जैसे कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, हम पीपल लोगों को भी मैनेज करते हैं। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, ऑपरेशंस को भी मैनेज करते हैं, लाइक सेल, परचेज, प्रोडक्शन। मैनेजमेंट ऑफ वर्क में हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, है ना, कि हमें क्या करना है, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, लोगों को ऑर्गेनाइज करते हैं हर चीज को, और रिलेशनशिप, अथॉरिटी रिलेशनशिप बताते हैं। कंट्रोलिंग करते हैं, यानी कि हमारे अपने प्लान्ड आउटपुट को लेकर और एक्चुअल आउटपुट से चेक करते हैं कि क्या हमें कमी आई है या फिर क्या सही क्या गलत है। ठीक है, और फिर अगर हम मैनेजमेंट ऑफ पीपल में आए तो हम क्या क्या करते हैं, हम लोगों की स्टाफिंग करते हैं। व्हाट डज इट मीन, हम रिक्रूट करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, है ना, हम अपने कंपनी में राइट पर्सन को लेके आते हैं। और डायरेक्टिंग करते हैं, यानी कि हम उन्हें सिर्फ सेलेक्ट ही नहीं करते हैं, हम उन्हें डायरेक्ट भी करते हैं, मोटिवेट भी करते हैं। ठीक है, मोटिवेट भी करते हैं और गाइड भी करते हैं। तो यहाँ पे मैनेजमेंट सिर्फ एक काम के लिए नहीं होता, मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल होता है, मैनेजमेंट मल्टीपर्पज टास्क, मल्टी टास्किंग भी होता है। मैनेजमेंट को बहुत जगह पे यूज किया जाता है। देन हम बात करें, ये हो गया मेरा से मल्टी डायमेंशनल। फिर सी, कॉलेज, यानी कि कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ये तो एकदम सिंपल है कि मैनेजमेंट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, ये हमेशा चलता रहता है। जब भी हम प्लानिंग करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, स्टाफिंग करेंगे, डायरेक्टिंग करेंगे, कंट्रोलिंग करेंगे, तो जब हमारा पूरा का पूरा गोल अचीव हो जाएगा, तो हमें नए गोल के लिए फिर से प्लानिंग करनी पड़ेगी, फिर से ऑर्गेनाइजिंग करनी पड़ेगी। ऐसे ही करते करते ये कभी खत्म होती ही नहीं है। तो इसलिए मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। देन ग्रुप, यानी कि मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। इट मीन्स कि कभी भी एक लोगों के मैनेज करने से कुछ नहीं हो पाएगा, हमें ग्रुप एक्टिविटी करनी पड़ती है, यानी कि सारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट को इन्वॉल्व होना पड़ता है। तो एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट मैनेज नहीं करता है, सारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट अपनी अपनी जगह पे हर चीज को मैनेज करते हैं, तभी एक ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर पाता है। देन देगा, यानी कि डायनामिक। डायनामिक मीन्स व्हाट, डायनामिक मीन्स व्हाट, हमें मैनेजमेंट को क्या करना पड़ता है, मैनेजमेंट को हम चेंज कर सकते हैं। कैसे, एनी चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन, है ना, चेंज इन गोल, चेंज इन टेक्नोलॉजी कैन बी टेक प्लेस। क्या होता है, हमारे एनवायरमेंट जो है ना,
एनवायरनमेंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा डायनामिक होता है। हम बिजनेस एनवायरनमेंट को कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, वो कभी भी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है। तो हम मैनेजमेंट को भी उसी हिसाब से चेंज करते हैं जिस हिसाब से हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता है। ठीक है, बात करते हैं आगे मैनेजमेंट इंटरव्यू। व्हाट डज इट मीन इंटरव्यू, मतलब कि मैनेजमेंट इज एन इनटेंजिबल फोर्स। व्हाट डज इट मीन इनटेंजिबल का मतलब हमें पता है कि हम जिसको छू नहीं सकते हैं, हम जिसको देख नहीं सकते हैं, हम उसको सिर्फ फील कर सकते हैं। वी कांट सी इट, वी कांट बी एबल टू टच इट, वी कैन ओनली फील इट। सो मैनेजमेंट को भी हम क्या कर सकते हैं, उसकी प्रेजेंस को, प्रेजेंस ऑफ मैनेजमेंट कैन बी फेल्ट, कैन बी फेल्ट। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म कर दिया हमने। आगे चलते हैं इंपॉर्टेंस पे। इंपॉर्टेंस क्या है हमारे मैनेजमेंट का? तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस होता है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। ठीक है, तो देखते हैं। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल। मैनेजमेंट क्रिएट्स terms and coordinates with individual to achieve individual goal along with organizational goal. ठीक है, what does it mean? What does it mean? इसका मतलब होता है कि मैनेजर का एक टास्क होता है कि वो एक कॉमन डायरेक्शन में इंडिविजुअल को ले जा सके, सो दैट वो अपने गोल्स को तो अचीव कर ही पाए, लेकिन हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, कि हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर पाए। तो मैनेजमेंट क्या हेल्प करता है, ग्रुप गोल को अचीव करने में, ग्रुप गोल को अचीव करने में। फिर फिर क्या होता है हमारा, इंक्रीजेस एफिशिएंसी। ठीक है, इंक्रीजेस एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारी कॉस्ट है ना उसको रिड्यूस कर सके। अभी हमने पढ़ा था एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, कॉस्ट को रिड्यूस करना और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करना। तो जब हम मैनेज कर पाएंगे, जब हम मैनेज करेंगे चीजों को, तो विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट वी कैन यूज रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर टू रिड्यूस कॉस्ट एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। तभी तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगी। ठीक है, क्रिएट्स डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि मैनेजमेंट हेल्प्स द एम्प्लॉयज टू ओवरकम देयर रेजिस्टेंस टू चेंज एंड अडॉप्ट एज पर द सिचुएशन टू इंश्योर इट्स सर्वाइवल ग्रोथ एंड इट्स कॉम्पिटिटिव एज। इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा मैनेजमेंट होता है वो हमारे एम्प्लॉयज को या फिर मैनेजर्स को क्या करता है, उन्हें हेल्प करता है सो दैट वो जो भी सिचुएशन है, जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस है, उसको अडाप्ट कर सकें। इसलिए मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होता है। अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है थ्रू मोटिवेशन एंड लीडरशिप ऑफ मैनेजमेंट हेल्प्स द इंडिविजुअल टू इन अचीविंग पर्सनल गोल, है ना। पर्सनल गोल को भी अचीव करने में हेल्प करता है। जो ऑन एम्प्लॉयज होते हैं उनके कुछ पर्सनल गोल्स भी होते हैं, तो मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट या मैनेजर क्या करता है, उन्हें मोटिवेट करता है सो दैट वो पर्सनल गोल को तो अचीव कर ही पाए, है ना। वाइल वर्किंग टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करते करते वो अपने पर्सनल गोल को अचीव करे। इससे क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, ये हो रहा है हमारा दो बेनिफिट हो रहे हैं। ठीक है, फिर डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी सोसाइटी को हार्म करके आप मैनेज नहीं करोगे, है ना। तो मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी बाय प्रोड्यूसिंग गुड, है ना। अब हम क्या करते हैं, गुड प्रोड्यूस करते हैं। गुड प्रोड्यूस करते हैं किसके लिए करते हैं, हमारे हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे सोसाइटी में रहने वाले लोगों के लिए, है ना। तो क्वालिटी प्रोडक्ट्स हमें देना, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट। जब हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं तो हम एक सोशल बेनिफिट दे रहे हैं लोगों को, हम अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं न्यू टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करने के लिए, है ना। तो ये होता है हमारा इम्पोर्टेंस कि हम क्या क्या इम्पोर्टेंस क्या क्या मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंस होते हैं। ठीक है, ये बढ़ते हैं। आगे है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये क्या होता है हमारा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट पहले बात कर लें। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट का क्या पर्पस होता है, क्या पर्पस होता है या क्या ऑब्जेक्टिव होता है। सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, है ना। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को हम किस में बांटते हैं, तीन ग्रुप्स में बांटेंगे। एक होता है सर्वाइवल, एक होता है प्रॉफिट और एक होता है ग्रोथ। ठीक है, सर्वाइवल का मतलब क्या होता है कि हम इतना कमा पाए, अर्न इनफ टू अर्न इनफ प्रॉफिट टू कवर कॉस्ट। हम इतना कमा पाए कि हम अपने कवर कॉस्ट को तो कवर कर ही सके, हमें इतना प्रॉफिट हो जाए कि हम कॉस्ट को कवर कर सके।
तो सर्वाइवल का मतलब यही होता है ना। लेकिन हम एक लिमिटेशन होती है सर्वाइवल की, हम अपने रिस्क को नहीं कवर कर सकते हैं, है ना। रिस्क को क्यों नहीं कवर कर सकते हैं? क्योंकि सिर्फ हम कॉस्ट को कवर कर पा रहे हैं। अब मान लो कोई भी अनसर्टेनिटी आ गई, उसे कवर करने के लिए तो हमारे पास पैसे नहीं बचे। तो लेकिन हम सरवाइव तो कर पा रहे हैं ना, हम सरवाइव तो कर पा रहे हैं ना, अपने कॉस्ट को तो कवर कर पा रहे हैं ना, लॉस में तो नहीं जा रहे हैं ना। तो सर्वाइवल हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव, कि हमें सर्वाइवल करना है। देन हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता है दूसरा, वो होता है प्रॉफिट, यानी कि कवरिंग कॉस्ट एंड रिस्क ऑफ द बिजनेस। ठीक है। रिस्क को और कॉस्ट को, दोनों को कवर करना है इसमें, है ना। तो प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि हम कवर कॉस्ट को तो कवर कर ही रहे हैं और रिस्क को भी कवर कर रहे हैं। जो भी अनसर्टिनिटीज होती हैं, जो भी हमारे रिस्क होते हैं, उसको भी हम कवर कर पा रहे हैं। इसका मतलब हमारी कंपनी अच्छा कर रही है। लेकिन हमें ग्रोथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे तीसरा जो डिवीजन है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव में, वो है ग्रोथ। तो ग्रोथ का मतलब क्या होता है? टू इंक्रीज प्रोडक्शन, to increase employment, to increase to develop new products, to increase capital, या फिर to improve its future prospects, है ना। इसी को कहते हैं इसी को कहते हैं हम ग्रोथ। ठीक है। तो कंपनी का ग्रोथ होना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ प्रॉफिट पे अटकी रहेगी तो काम नहीं चलेगा। ठीक है। बात करते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव की। तो सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? कि बेनिफिट फॉर सोसाइटी, जो भी हम सोसाइटी के लिए बेनिफिट करते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि हम सोसाइटी को भी एक बेनिफिट दे पाए, है ना। जैसे कि हम फ्रेंडली मेथड यूज करें, हम ऐसा कोई मेथड यूज ना करें जिससे हमें पोल्यूशन फैले हमारे सोसाइटी में। ठीक है। हम सोशल वेलफेयर पे ध्यान दें, गिविंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पे ध्यान दें, सो दैट लोगों को भी, जो लोग काम नहीं कर रहे हैं, उनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिले कि वो आ पाए। ठीक है। फिर हमारा एक पर्सनल ऑब्जेक्टिव, जो कि इसमें शायद मिस हो गया है, तो ये भी आप लोग लिख लेना। ठीक है। पर्सनल, ठीक है, स्किल है, बिकॉज ये कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव की बात करें, तो ये क्या होता है? इसका मतलब होता है कि बेनिफिट्स फॉर एम्प्लॉयज, यानी कि हम एम्प्लॉयज को क्या बेनिफिट दे पा रहे हैं, हम उनकी क्या पर्सनल ग्रोथ ग्रोथ कर पा रहे हैं, हम उन्हें ट्रेनिंग देना, हमें उन्हें ट्रेनिंग देना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। हम उन्हें गुड सैलरी दें, पर्क दें, अलाउंसेस दें, पीर रिकॉग्नाइजेशन दें। पीर रिकॉग्निशन मतलब क्या होता है? कि हम उन्हें ऐसा ना फील कराएं कि वो हमसे बहुत छोटे उस पे हैं, है ना। ये नहीं होना चाहिए ना। हमें उन्हें इक्वालिटी या इक्वालिटी रखनी चाहिए बिटवीन ऑल द एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स। ठीक है। तो हमें उनको मोटिवेट करने के लिए जो चीजें करेंगे, ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव ही होता है कि हम उन्हें भी अच्छी, सो दैट क्या होगा, जब हम पर्सनल ऑब्जेक्टिव उनका पूरा करेंगे, जब हम उनका पर्सनल ऑब्जेक्टिव पूरा करेंगे, तो वो मोटिवेट होके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव पे ध्यान दे पाएंगे। इससे हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा। ठीक है। तो ये होता है इनडायरेक्ट मतलब। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव हो गए कुछ। आगे बढ़ते हैं हम नेचर पे। तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट की बात करें, तो मैनेजमेंट को तीन चीज तीन चीज कही गई है। अब हम पूछेंगे मैनेजमेंट से कि क्या मैनेजमेंट तुम एक आर्ट हो? क्या मैनेजमेंट तुम एक आर्ट हो? ये एक क्वेश्चन मार्क बनेगा, ये एक क्वेश्चन मार्क बनेगा। ठीक है। ये एक क्वेश्चन मार्क बनेगा। है ना। क्या मैनेजमेंट तुम एक आर्ट हो? फिर हम पूछेंगे क्या मैनेजमेंट तुम एक साइंस हो? फिर हम पूछेंगे कि क्या मैनेजमेंट तुम एक प्रोफेशन हो? बताओ। देख लेते हैं। तो मैनेजमेंट एज एन आर्ट की बात करें, तो आर्ट का मतलब होता है, आर्ट रिफर्स टू एन स्किलफुल पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू स्टडी, ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस। यानी कि आर्ट का मतलब पहले हम जान लेते हैं। आर्ट ऐसी चीज होती है जो कि एक स्किलफुल और पर्सनल एप्लीकेशन होती है, जो हम अपने से अप्लाई करते हैं। एक स्किल होती है जिसको हम नॉलेज से या स्टडी से, अपने एक्सपीरियंस से पाते हैं। ठीक है। इसी को कहते हैं आर्ट। अब आर्ट के कुछ फीचर्स होते हैं, देख लेते हैं। जैसे कि एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, इसका क्या मतलब होता है? एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज का मतलब क्या होता है? कि एक तरीके से हमें थ्योरी बेस्ड नॉलेज होती है। इन एवरी आर्ट सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल होता है ना, अवेलेबल होता है, सो दैट हम अक्वायर कर सकें थ्योरेटिकल नॉलेज, एंड एक्सपर्ट्स इन दीज रिस्पेक्टिव फील्ड्स अप्लाई दिस प्रिंसिपल टू रिस्पेक्टिव आर्ट फॉर्म्स, है ना। सो दैट वो उन आर्ट फॉर्म्स में यूज कर पाए। इससे क्या होता है? availability of theoretical knowledge and experts in the respective fields apply the respective forms, है ना। तो
अलग अलग आर्ट फॉर्म में अलग अलग स्पेशलिस्ट होते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें एक थ्योरेटिकल नॉलेज की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए आर्ट में क्या प्रेजेंट होता है, एक थ्योरेटिकल नॉलेज प्रेजेंट होता है, ठीक है। सेकेंड फीचर की बात करते हैं आर्ट की, जो कि है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। यानी कि पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है कि द यूज ऑफ बेसिक नॉलेज डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कोई भी नॉलेज होती है किसी के पास, मान लो किसी के पास कोई भी नॉलेज है, अब आर्ट ही है किसी के पास, अगर आर्ट है तो वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज करेंगे ना, जरूरी तो नहीं कि एक ही तरीके से यूज करें, वो अपने तरीके से यूज करेंगे। उनके पास नॉलेज है भाई, वो जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हैं उसे। सो दस आर्ट इज अ वेरी पर्सनलाइज्ड कॉन्सेप्ट। हम आर्ट सीखते हैं, हम आर्ट को अपनी तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। देन बेस्ड ऑन, लास्ट जिस पे होता है इसका फीचर आर्ट का, वो होता है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। इट मीन्स व्हाट, आर्ट इन्वॉल्व्स क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस ऑफ द एक्सपर्ट्स। क्या होता है कि आर्ट जो होता है ना, वो हमेशा एक क्रिएटिविटी इन्वॉल्व करता है। अब मैंने क्या बताया, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होता है, तो हर सब लोग जो होते हैं पर्सनली अप्लाई कर करके उसको एक क्रिएटिव तरीके से प्रेजेंट करते हैं। तो आर्ट के अंदर क्या हो गया, प्रैक्टिस तो होती ही होती है, आर्ट के अंदर क्रिएटिविटी भी तो होती है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल जैसे है, the music created by musicians are different, though the musical notes used are the same। क्या होता है कि म्यूजिक जो बनाया जाता है म्यूजिशियंस के द्वारा, जो म्यूजिक होता है, गाना होता है, उसको गाते तो हैं 80 म्यूजिकल नोट पे, सॉरी, म्यूजिशियंस आर डिफरेंट। यानी कि जो म्यूजिक क्रिएट किया जाता है म्यूजिशियन से, वो डिफरेंट होता है, कि हर जो म्यूजिशियंस होता है वो अलग अलग तरीके का म्यूजिक है। अब म्यूजिकल नोट्स तो सेम ही यूज किया जा रहा है ना, सारे गामा पाधा नीसा, सब लोगों ने यही यूज किया, बट उसको अप्लाई अपने तरीके से कर रहे हैं, क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं। इसी को आर्ट कहते हैं, इसी को आर्ट कहते हैं। अब देख लेते हैं मैनेजमेंट आर्ट होता है क्या। Every manager has his own unique style of managing things and people. She uses his creativity in applying management techniques and his skills to improve with regular application. Since all the features of art present in management, so it can be called an art। यानी कि सारे जो मैनेजर होते हैं वो सब चीजों को मैनेज करने का तरीका उनका अलग अलग होता है, मैनेज करने का अलग अलग होता है, अपनी क्रिएटिविटी यूज करके वो मैनेज करते हैं चीजों को। और मैनेजमेंट में क्या होता है, टेक्निक्स एंड स्किल्स जो होती है वो इम्प्रूव करती है रेगुलर एप्लीकेशन से। सो सो जब सारा का सारा जो फीचर है मैंने आर्ट का, वो प्रेजेंट होता है मैनेजमेंट में, सो वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज एन आर्ट। सो इट कैन बी कॉल्ड एन आर्ट। अब हमें पता चल गया ना मैनेजमेंट आर्ट होता है, ठीक है। अब बात करते हैं मैनेजमेंट हमारा, हाँ, अब बात करते हैं हमारा मैनेजमेंट साइंस होता है या नहीं, ठीक है। सो साइंस की बात करें अगर, तो साइंस क्या होता है, एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी होता है नॉलेज का, ठीक है। सो साइंस इज अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट इज बेस्ड ऑन जर्नल ट्रुथ्स व्हिच कैन बी टेस्टेड एनीवेयर। इसका मतलब क्या होता है, साइंस हमें पता है क्या होता है, साइंस क्या होता है, जो कि हम हर जगह टेस्ट कर सकते हैं। और एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी होता है जो एक जर्नल ट्रुथ पे बेसिक होता है। हम अजम्पशंस नहीं बनाते हैं, हम एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू पता लगाते हैं उस चीज का। यही होता है साइंस। साइंस के कुछ फीचर्स देख लेते हैं। सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, अभी मैंने बताया साइंस हैज अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मतलब उसका कॉज क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा, सब चीज पता रहती है, तभी हम उस चीज को अप्लाई करते हैं, है ना। देन प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन, यानी कि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो डेवलप्ड होते हैं थ्रू एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन। हम एक्सपेरिमेंट्स करके, ऑब्जर्वेशन करके, एक्सपेरिमेंट्स ऑब्जर्वेशन करके उसे डेवलप करते हैं, वो ऐसे ही एक दो दिन में डेवलप नहीं होते हैं, ठीक है। देन यूनिवर्सल वैलिडिटी, यानी कि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो होते हैं उसकी वैलिडिटी यूनिवर्सल होती है, यानी कि वो हर जगह वैलिड माना जाता है। अब हम देखते हैं क्या मैनेजमेंट में साइंस के सारे फीचर प्रेजेंट हैं। देखो, मैनेजमेंट हैज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, चलो एक तो है, एंड इट्स प्रिंसिपल डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस विच आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल। सब चीजें तो दिख रही हैं, सब चीजें तो दिख रही हैं कि मैनेजमेंट में सब होता है, जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं
वो भी हमारे डेवलप होते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, सारे रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स के बाद, ऑब्जर्वेशन के बाद, जो कि यूनिवर्सली अप्लाई किए जाते हैं। बट देयर इज अ बट, देयर इज अ बट, देयर इज अ बट। बट क्या होता है? बट दे हैव टू बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन। अब तुम खुद बताओ, कोई भी साइंस का प्रिंसिपल है, कोई भी साइंस का थ्योरी है, क्या आप चेंज कर सकते हो उसे? नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, है ना? लेकिन कोई भी मैनेजमेंट जो होता है, मैनेजमेंट हम अपने अकॉर्डिंग करते हैं। अभी मैंने बताया क्रिएटिविटी इन्वॉल्व होती है, तो साइंस में हम कोई क्रिएटिविटी तो इन्वॉल्व कर नहीं सकते हैं। मतलब कि हम कोई भी भाई प्रिंसिपल है, कोई भी या फिर साइंटिफिक प्रिंसिपल है, हम उसको अपने हिसाब से तो चेंज नहीं करेंगे ना। लेकिन हम मैनेजमेंट को क्या करते हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट, चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट को नजर रखते हुए हम उसे चेंज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो होता है, हम मॉडिफाई कर सकते हैं अपने मैनेजमेंट को। ठीक है, as the principles of management are not as exact as the principle of pure science, so it may be called an inexact science। क्या होता है कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं, उसके जो मैनेजमेंट होता है, उसके फीचर सारे साइंस में प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि वो मॉडिफाई भी किया जा सकता है। इसलिए हम उसे एक साइंस तो नहीं कह सकते, बट इनएग्जैक्ट साइंस कह सकते हैं। मतलब थोड़ा बहुत तो है, बट पूरा नहीं है। बट जो जब द प्रोमिनेंस ऑफ ह्यूमन फैक्टर इन द मैनेजमेंट मेक्स इट अ सोशल साइंस, मतलब कि जो मैनेजमेंट है उसमें जो प्रोमिनेंस, यानी कि जो ह्यूमन फैक्टर की इंपॉर्टेंस होती है, ह्यूमन फैक्टर डाला जाता है, उससे हम मैनेजमेंट को एक साइंस तो नहीं कह सकते, बट सोशल साइंस कह सकते हैं। सो मैनेजमेंट इज एन सोशल साइंस, मैनेजमेंट इज अ सोशल साइंस, नॉट अ साइंस। ठीक है। हाँ, मैनेजमेंट हम सिंपल है यार, मैनेजमेंट जो है ह्यूमन बीइंग से डील करता है, और ह्यूमन बिहेवियर को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। सो मोडिफिकेशन हमें चाहिए ही होता है अकॉर्डिंगली, इसलिए हम मॉडिफाई करते हैं। इसलिए उसे साइंस नहीं कह सकते, मैनेजमेंट को हम इनएग्जैक्ट साइंस कहते हैं, बट सोशल साइंस कह सकते हैं। बट अगर हम बात करें मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन की, तो मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन की बात करें तो क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन होता है? देखते हैं। प्रोफेशन का मतलब क्या होता है? प्रोफेशन मीन्स एन ऑक्यूपेशन for which specialized knowledge and skills are required and entry is restricted। इसका क्या मतलब होता है कि हमें प्रोफेशन का मतलब ये होता है, ऐसी ऑक्यूपेशन होती है जिसमें एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, और जिसके अंदर हमारी एंट्री जो है रेस्ट्रिक्टेड होती है। यानी कि हम एंट्री ऐसे ही नहीं ले सकते, हम बाई डिग्री या फिर बाई कंप्लीशन ऑफ अ, कह सकते हो, कोई भी नॉलेज अक्वायर करके हम कोई भी डिग्री लेते हैं, उसके थ्रू हम जाते हैं। तो एंट्री जो है वो रेस्ट्रिक्टेड होती है, कोई भी ऐसे ही नहीं जा सकता उसके अंदर। सो अब फीचर्स देख लेते हैं क्या होते हैं। एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है ना? incomplete is complete profession is a complete set of principle concept terms and activities that make a professional domain, है ना? यही बात हुई कि वेल डिफाइंड ऑफ बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, नॉलेज से ही रिलेटेड होता है। क्या ये फीचर मैनेजमेंट पे प्रेजेंट होता है? हाँ, प्रेजेंट होता है। हमने अभी बताया था कि मैनेजमेंट एक डिफाइंड वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। इसके अंदर मैं प्रोफेशन के अंदर एंट्री रेस्ट्रिक्टेड होती है, यानी कि रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। सो द एंट्री इन एवरी प्रोफेशन इज रेस्ट्रिक्टेड थ्रू एग्जामिनेशन या थ्रू एजुकेशनल डिग्री, है ना? एग्जामिनेशन या डिग्री देना पड़ता है। बट क्या ये मैनेजमेंट में प्रेजेंट होती है? सो नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। मतलब अभी नहीं प्रेजेंट है, बट वेरी सुन इट विल बी इंक्लूडेड विथ स्टैट्यूटरी बैकिंग, है ना? मतलब कि अभी तो नहीं है, बट हो सकता है फ्यूचर में वो अप्लाई हो। और क्योंकि बहुत जोरों शोरों से हमारा तैयारी चल रही है कि हम एंट्री को भी रेस्ट्रिक्टेड कर पाए। मैनेजमेंट को करने के लिए का स्पेशलाइज्ड नॉलेज की जरूरत होती है, तो ऑब्वियसली अब तो हो रहा है धीरे धीरे ना। लेकिन हम अभी भी कहेंगे कि अभी भी वो मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं होता, बट हो सकता है बाद में होगा, है ना? फिर क्या है? सी है हमारा प्रोफेशनल एसोसिएशन। इसका मतलब क्या होता है कि कुछ कुछ प्रोफेशनल एसोसिएशन होते हैं जिसमें हमें क्या करना पड़ता है? रजिस्टर करना पड़ता है एज एज अ प्रोफेशनल। तो अब क्या मैनेजमेंट में भी यही होता है? बट इन मैनेजमेंट लीगली इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर मैनेजर्स टू गेट रजिस्टर्ड, है ना? कोई भी रजिस्ट्रेशन करना कोई बहुत जरूरी नहीं होता है इसके अंदर। सो अभी नहीं होता, हो सकता है बाद में हो। इट कैन बी इन फ्यूचर, है ना? एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, है ना? एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें तो ये भी एक है कि हाँ, हमें इसमें एक एथिकल मतलब एक रूल बनाया रहता है। कंडक्ट में रूल्स होते हैं, सारे रेगुलेशंस होते हैं जो कि हमें प्रोफेशन में पाने। मैनेजमेंट में क्या होता है कि ऐसा कोई नेसेसरी नहीं होता है कि हमें उसमें जाके अपने आप को रजिस्टर कराएं या फिर
एंड अबाइड बाय द एथिकल कोड्स, कोड्स के द्वारा ऐसा मतलब एक बनाया तो गया है। देखो आपका आईएमए है ना, इंडियन मैनेजमेंट अथॉरिटी, सॉरी आईएमए का मतलब क्या होता है, इंडियन मैनेजमेंट एसोसिएशन है ना। सो इसका एक फुल फॉर्म बता देता हूँ कि AIMA मतलब ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन है ना। इसका क्या मतलब होता है कि एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाती है ये, जो कि फॉर इंडियन मैनेजर्स, सारे मैनेजर्स के लिए है ना। बट बनाया तो है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, बट लीगली इट इज नॉट कंपलसरी फॉर द मैनेजर्स टू गेट रजिस्टर विथ AIMA एंड अबाइड बाय द एथिकल। जरूरी नहीं है कि एथिकल कोड के अंदर हमें जाके अपने आप को रजिस्टर करना है, कंपलसरी नहीं है, बट हो सकता है बाद में हो। प्रेजेंट नहीं है, अभी तो प्रेजेंट नहीं है ये मैनेजमेंट में, लेकिन बाद में होगा। सर्विस मोटिव की बात करें तो जो हमारा प्रोफेशन होता है वो सर्विस मोटिव पे ध्यान देता है, ठीक है। बट हमारा जो भी बेसिक मोटिव होता है प्रोफेशन का, वो एक क्लाइंट को सर्व करना होता है विद डेडिकेशन। वेयर एज बेसिक पर्पस ऑफ मैनेजमेंट इज अचीवमेंट ऑफ मैनेजमेंट गोल्स, है ना। तो गोल्स को अचीव करना, प्रॉफिट कमाना हमारा काम होता है। सो मैनेजमेंट को हम क्या कह सकते हैं कि ये एक तरीके से फुल फ्लेज्ड और फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन नहीं है, ठीक है। सो मैनेजमेंट एक तरीके से फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन नहीं है, इसको हम ऐसे कहेंगे, यानी कि नहीं है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा ना, उसको एक तरीके से रिवाइज कर लेते हैं। तो क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है? सो मैनेजमेंट एक आर्ट है। हाँ, मैनेजमेंट एक तरीके से आर्ट है, ठीक है। तो क्या मैनेजमेंट एक साइंस है? मैनेजमेंट एक तरीके से साइंस तो नहीं है, बट इन एग्जैक्ट साइंस है। इन एग्जैक्ट, ऐसे लिखा हूं मैं शॉर्ट फॉर्म में, देख लेना, इन एग्जैक्ट साइंस है। बट अगर हमें देखना हो कि मैनेजमेंट को साइंस नहीं कह सकते, तो क्या मैनेजमेंट को क्या कह सकते हैं? मैनेजमेंट हम कह सकते हैं सोशल साइंस, है ना। सोशल, हाँ इसको मैं छोटा लिख रहा हूँ, आप अपने ध्यान तरीके से लिख लेना है इसको, बिकॉज यहाँ पे लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो मैं SC लिख रहा हूँ, यानी कि सोशल साइंस, ठीक है। अब हमने देखा क्या मैनेजमेंट एक तरीके से प्रोफेशन है। सो मैनेजमेंट हमारा एक तरीके से फुल फ्लैश प्रोफेशन नहीं है, फुल फ्लैश प्रोफेशन नहीं है, ठीक है। ये हो गया आपका एक समरी टाइप का, जिसको आप तैयार कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेचर ऑफ मैनेजमेंट में भी पूरा हो गया, ठीक है। बात करते हैं हमारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट की, यानी कि हमारे लेवल्स होते हैं कुछ मैनेजमेंट के, जैसे कि टॉप लेवल, मिडिल लेवल, सुपरवाइजरी लेवल। इनका क्या क्या होता है, इनका काम भी अलग अलग होता है ना। जब इनके जो पोस्ट हैं वो अलग अलग हैं। टॉप लेवल पे हमारे जो भी मैनेजर्स होते हैं, CEO होते हैं, CFO होते हैं, जनरल मैनेजर होते हैं, MD होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वो होते हैं बड़े बड़े लोग। मिडिल लेवल पे थोड़े उनसे छोटे लोग होते हैं, जैसे कुछ डिपार्टमेंट्स के हेड हो गए, जैसे कि फॉर एग्जांपल अकाउंट्स मैनेजर हो गए हमारे, परचेज मैनेजर हो गए, सेल्स मैनेजर हो गए, प्रोडक्शन मैनेजर हो गए, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लोअर लेवल पे थोड़े उनसे कम के लोग होते हैं, जिनको हम सुपरवाइजरी लेवल कहते हैं या लोअर लेवल कहते हैं। जैसे कि हमारे फोरमैन होते हैं, यानी कि जो हमारे वर्कर्स को देखने के लिए होते हैं, थोड़ा बहुत हर चीज को सुपरवाइज करने के लिए, काम को अच्छे से देखने के लिए, कि जो भी हमारे इंस्पेक्टर्स होते हैं, यानी कि इंस्पेक्ट करते हैं चीजें कैसी चल रही है, उन्हें हम कहते हैं। देन सबसे नीचे हमारे यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं हमारे, ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, वर्कर्स, ठीक है। यहाँ पे हमारे वर्कर्स आते हैं। आगे बढ़े, इनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में जैसे कि डेजिग्नेशन या फंक्शन देख लिया। डेजिग्नेशन का मतलब उसमें क्या पोस्ट होती है, किस पोस्ट के, इस पोस्ट पे कौन कौन लोग रहते हैं। जैसे कि हमारे CEO हो गए, है ना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या BOD हो गए, मैनेजिंग डायरेक्टर हो गए, GMMBP, और बोल सकते हैं आपके वाइस प्रेसिडेंट आपके हो गए, प्रेसिडेंट हो गए आपके, कंपनी के हेड हो गए आपके, है ना।
और यहाँ पे मेन टास्क क्या होता है, इनका मेन टास्क होता है कॉन्सेप्चुअलाइजिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ऑर्गेनाइजेशनल गोल को वो क्या करते हैं, सेट करते हैं कि क्या ऑर्गेनाइजेशन का गोल होगा, पॉलिसी और स्ट्रैटेजी बनाते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं चीजों को ताकि वो गोल को अचीव हो पाए। और कंट्रोलिंग और मॉनिटरिंग का काम भी यही करते हैं, हमारे प्लान्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट को चेक करते हैं कि क्या हमने गोल्स अच्छे बनाए थे या नहीं, है ना। और रिसोर्सेस को भी ये मॉनिटर करते हैं और कंट्रोल करते हैं सो दैट अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस प्रेजेंट रहे। और क्या करते हैं ये, और भी काम करते हैं जैसे कि कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज ऑफ डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करते हैं, है ना, हर डिपार्टमेंट को एक तरीके से कोऑर्डिनेट करने का काम करते हैं। एग्जिस्टिंग ओवरऑल कंट्रोल, है ना, सारा का सारा कंट्रोल एक्सरसाइज करते हैं और इंश्योर करते हैं कि सर्वाइवल ऑफ द फर्म बना रहे, ठीक है। इनका काम होता है सर्वाइवल ऑफ द फर्म बनाना। मिडिल लेवल का काम क्या होता है, एक बार देख लेते हैं। मिडिल लेवल में आते कौन, ये मैंने आपको बता ही दिया, डिपार्टमेंट के हेड जो भी होते हैं अलग अलग। इनका काम होता है सेटिंग डिपार्टमेंटल गोल। जो भी डिपार्टमेंट्स के अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हेड होते हैं वो अपने डिपार्टमेंट्स का अलग अलग गोल बनाते हैं, ठीक है। और क्या होता है, जो भी टॉप लेवल ने कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज एंड पॉलिसीज बनाई हैं, उनको इंटरप्रेट करना, यानी कि उनको इंटरप्रेट करने का काम का क्या मतलब होता है, इंटरप्रेट करना मतलब उनको आगे बढ़ाना, है ना, उन पे वर्क करना, वो इनका काम होता है, ठीक है। देन इवेल्युएटिंग डिपार्टमेंटल रिजल्ट, डिपार्टमेंट्स के क्या क्या रिजल्ट है उनको इवेल्युएट करना, चेक करना, है ना। एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना, असाइन नेसेसरी ड्यूटीज टू एम्प्लॉयज, है ना, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज एम्प्लॉयज की देखना, ये सारा काम होता है मिडिल लेवल का। सुपरवाइजरी लेवल का देख लेते हैं। सुपरवाइजरी लेवल पे जैसे हमारे इंस्पेक्टर्स होते हैं, फॉरमैन होते हैं, सुपरवाइजर होते हैं, ये आ जाते हैं। मेन टास्क क्या होता है, टू इंश्योर एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज एज पर डायरेक्शन ऑफ द टॉप एंड मिडिल लेवल, यानी कि जो पॉलिसीज टॉप लेवल ने और मिडिल लेवल ने बनाई है, दोनों ने, याद रखना ये, क्योंकि मिडिल लेवल से भी नीचे होते हैं मैनेजर। ऑल्सो ब्रिंग वर्कर ग्रीवियंस, मतलब ग्रीवियंसेस मतलब ये होते हैं जो वर्कर के दुख होते हैं उनको भी ध्यान में रखना, है ना, यानी कि उनको देखना, उनके दुख को सुनना, वर्कर्स को इंस्पायर करना, मॉनिटर करना। यहाँ पे ध्यान रखना, मिडिल लेवल जो है वो एम्प्लॉयज को कर रहे हैं मैनेज डिपार्टमेंट्स में, अपने अपने डिपार्टमेंट्स में, लेकिन सुपरवाइजरी लेवल जो होते हैं वो और नीचे हो जाते हैं, इसलिए वो वर्कर्स को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और सो जो भी हमारे सुपरवाइजरी लेवल होते हैं वो क्वांटिटी ऑफ आउटपुट देखते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखते हैं, है ना, रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ आउटपुट। जो भी हमारे प्रोड्यूस होते हैं उनके आउटपुट में क्या क्वालिटी है, क्या क्वांटिटी है। और वर्कर्स की सेफ्टी का भी ध्यान रखते हैं हमारे सुपरवाइजरी। ऑपरेशन सुपरवाइजरी को हम देखो ऑपरेशनल लेवल भी कहते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। देन आगे चलते हैं। आगे हमारा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें होता है हमारा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, है ना, ये हमको पता है। तो प्लानिंग का मतलब क्या होता है, प्लानिंग का मतलब होता है डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू एंड फ्रॉम whom टू डू। मतलब पहले से ही डिसाइड कर लेना क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और किससे करवाना है ना। अब क्या होता है प्लानिंग, क्या होता है हमारा प्लानिंग, होता है हमारा एक तरीका होता है सो दैट हम उससे अपने गैप को ब्रिज कर सकते हैं, यानी गैप को हम कम कर सकते हैं बिटवीन प्रेजेंट और फ्यूचर। यानी कि हम जहाँ पे अभी खड़े हैं और जहाँ पे हमें जाकर खड़ा होना है, वहां के बीच का जो गैप है, एक जो ब्रिज है, उसको फिल करना, उसको खत्म करना, एक काम होता है प्लानिंग का, है ना। अब क्या होता है ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है, आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग सिमिलर टाइप की एक्टिविटीज को ग्रुप करना, सिमिलर टास्क को ग्रुप करना। और क्या, ड्यूटीज को असाइन करना, एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, मतलब एक तरीके से वर्कर और एम्प्लॉयज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्या करना, बताना। एलोकेट करना रिसोर्सेज को, टू कैरी आउट प्लान को कैरी आउट करने के लिए रिसोर्सेज को एलोकेट करना। स्टाफिंग की बात करें, स्टाफिंग का क्या मतलब होता है, फाइंडिंग द राइट पर्सन टू परफॉर्म द राइट जॉब, है ना, यानी कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एट राइट टाइम, यानी कि राइट टाइम पे राइट पर्सन की जरूरत होती है तो हम उन्हें फाइंड करके अपने यहाँ पे रिक्रूट करते हैं। इसमें क्या क्या कुछ एलिमेंट्स होते हैं वो भी देख लेते हैं, जैसे कि हमारा HRP होता है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट।
HRM, फिर रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन होता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होता है, रेम्यूनरेशन हम देते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल देते हैं, हैंडलिंग ग्रेवियंसेस को भी हैंडल करते हैं हम हमारे एम्प्लॉयज के। बात करें डायरेक्टिंग की, डायरेक्टिंग में हमारा चार चीजें हमारी आती हैं। पहले तो हम देखो जैसे कि हमारा हो गया लीडिंग, यानी कि लीडरशिप एक तरीके से होता है हमारा। इन्फ्लुएंसिंग होता है, यानी कि इन्फ्लुएंस करना, हमारे एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना, और कम्युनिकेट करना भी होता है, यहाँ पे ध्यान रखना, कम्युनिकेट करना भी होता है। ठीक है। टू, परफॉर्म द राइट टास्क, टू परफॉर्म द टास्क असाइन टू देम, जो भी हमने टास्क परफॉर्म किया उसके लिए हम अगर उन्हें मोटिवेट करेंगे तो ही वो अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे, इसलिए डायरेक्टिंग करना भी बहुत जरूरी होता है। कंट्रोलिंग की बात करें तो कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, एक तरीके से स्टैंडर्ड को सेट करना, है ना, परफॉर्मेंस को मेजर करना, कंपेयर करके एक तरीके से करेक्टिव एक्शन लेना, अगर कुछ भी गड़बड़ कुछ भी कमी हो रही है, कुछ भी हमारे प्लान्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट में कमी आ रही है, हमारे एक्चुअल आउटपुट में प्लान्ड आउटपुट से, तो उसमें क्या कमी आ रही है, उसमें हम उसको किस तरीके से अगली बार सही कर सकते हैं, वो ध्यान देना, यानी कि करेक्टिव मेजर प्लान्स को फॉर्मुलेट करना, इसको कहते हैं कंट्रोलिंग। यहाँ पे हमारा होता है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट खत्म। देन हमारा आता है एक लास्ट टॉपिक जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेशन एक तरीके से मैं तुम्हें इस तरीके से बताता हूँ। An organization is a system which is made up of different interlinked and interdependent subsystems like purchase, production, sales, finance. एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो एक सिस्टम होता है जो बहुत सारे सब सिस्टम से मिलके बना होता है, जैसे कि प्रोडक्शन परचेज या सेल्स, फाइनेंस, इन सारे का डिपार्टमेंट अलग अलग होता है। अब इन सारे जो भी हमारे मैनेजर होता है, वो सारे के सारे ग्रुप्स को लिंक करता है टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल। अब हमें परचेज, प्रोडक्शन, सेल, फाइनेंस सबको एक तरीके से ग्रुप करके कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, यानी कि हम सबको एक साथ चलना पड़ता है, सो दैट हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर पाए, है ना। सो द प्रोसेस बाय विच अ मैनेजर सिंक्रोनाइजेस, यानी कि उस मैनेजर जो सबको मिलाता है, सारे डिपार्टमेंट्स को, और उनकी एक्टिविटीज को synchronizes the activities of different departments, synchronizes the activities of different departments is called, yeah, is known as coordination. So coordination is the force which synchronizes all the functions of management activities and of different departments. Lack of coordination results in overlapping, है ना। हो सकता है coordination नहीं है तो लोग इधर उधर काम कर रहे हैं, कोई कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा है, डुप्लीकेशन हो सकता है, एक ही काम को बार बार करे जा रहे हैं, या दो लोग ही एक काम को कर रहे हैं, डिलेइंग और डिले भी हो सकता है ना, कोऑर्डिनेशन नहीं है भाई लोगों में। हाँ, तो बहुत काम लेट भी होगा, केओस भी हो सकता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा इधर उधर हो जाता है सब चीजें, है ना। इट इज कंसर्न विद ऑल द थ्री लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ऑफ लेवल ऑफ मैनेजमेंट लुक टुगेदर दे बिकम अ ग्रुप, है ना। सारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट को एक तरीके से ग्रुप बना के काम करना चाहिए, है ना, तो इसी को कोऑर्डिनेशन कहते हैं। बात करते हैं कुछ फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन की, है ना। फीचर्स क्या होते हैं इसके? फीचर से पहले तो हमारा कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स, है ना, यानी कि कोऑर्डिनेशन क्या करता है, हमारे ग्रुप एफर्ट को इंटीग्रेट करता है, एनहांस करता है ना। तो ये तो हमारे लिए सिंपल है, ग्रुप एफर्ट, इट इज ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट, है ना, ऑर्डरली हम अरेंज करते हैं परफॉर्मेंस को प्लान्स के थ्रू। तो ये होता है हमारा ग्रुप एफर्ट। देन कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, यानी कि एक तरीके से यूनिटी ऑफ एक्शन को इंश्योर करता है, सो दैट हम क्या कर सकते हैं, टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, है ना। हमें यूनिटी मिली रहती है, हमारे बीच में हमारे डिपार्टमेंट्स के बीच में एक तरीके से लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, सो दैट हम इजिली अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर पाते हैं। देन कोऑर्डिनेशन एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है, यानी कि ये नेवर एंडिंग प्रोसेस होता है, हम कोऑर्डिनेशन हमें हमेशा ही करना रहता है, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, एज इट नीड्स are felt at all levels and activities in the organization. It begins at the planning stage and continues until controlling. फिर मैंने बताया प्लानिंग फिर से स्टार्ट होती है, फिर से कोऑर्डिनेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से नेवर एंडिंग होता है। कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। कोऑर्डिनेशन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ टॉप लेवल ही कोऑर्डिनेशन करे, नहीं, सारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट को, यानी कि मिडिल लेवल, सुपरवाइजरी लेवल, टॉप लेवल, सारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट को कोऑर्डिनेशन परफॉर्म करना पड़ता है। कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिबरेट फंक्शन। कोऑर्डिनेशन डेलिबरेट फंक्शन होता है, इसका मतलब ये अपने आप नहीं होगा, अपने आप नहीं होगा कि चलो हो गया अपने आप, नहीं, हमें पर्पसफुली करना पड़ता है या पर्पसफुली लाना पड़ता है कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो डेलिबरेट का मतलब क्या होता है, पर्पसफुली किसी चीज को करना, है ना।
इंटेंशनली किसी चीज को करना है तो कोऑर्डिनेशन हम इंटेंशनली कर सकते हैं। अब मान लो मैं कोऑर्डिनेशन नहीं कर रहा हूँ तो क्या होगा, केओस होगा। अभी मैंने पढ़ा ना, केओस होगा, डिले होगा, और क्या होगा, डुप्लीकेशन हो जाएगा, ये सारी चीजें हो जाएंगी। तो हमें कोऑर्डिनेशन अपने से करना है, ठीक है। देन कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेजिव फंक्शन, है ना। कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब होता है, एक ऑल परवेजिव फंक्शन होता है, यानी कि अभी मैंने बताया कि ये प्रेजेंट होता है हर जगह, है ना। नीड नीडेड इन ऑल डिपार्टमेंट एंड ऑल लेवल, सारे डिपार्टमेंट में, चाहे वो सोशल वाला हो या फिर कोई भी डिपार्टमेंट हो, वो सारे डिपार्टमेंट में रहता है और हर लेवल में आया जाते हैं, करना पड़ता है, ना कि सिर्फ टॉप लेवल में या फिर मिडिल लेवल में और सुपरवाइजर लेवल में, तीनों लेवल में करना पड़ेगा, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है इसमें, इसकी एक निमोनिक्स है, फंड्स पालो ग्रो करो। फंड्स पालो ग्रो करो, यानी कि फन फंक्शनल डिफरेंशिएशन, स्पा स्पेशलाइजेशन, ग्रो करो यानी कि ग्रोथ। देख लेते हैं इसका मतलब क्या होता है। ग्रोथ इन द साइज, है क्या होता है जब कंपनी ग्रो करती है ना, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता है ना, तो क्या होता है, बहुत सारे लोग, नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पीपल वहां पे आ जाते हैं। अब लोग आएंगे, ज्यादा लोग आएंगे, ज्यादा तरीके के लोग आएंगे, ज्यादा तरीके के लोग आएंगे, तो उनके बीच में जो भी हमारे कल्चर होगा उनका, वो भी डिफरेंट होगा। तो शायद से उनके बीच में क्या हो सकती है, एक तरीके से कुछ कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। सो उसके लिए हमें कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी होता है। इसलिए जब भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा, हमें उसके साथ साथ कोऑर्डिनेशन भी करना पड़ेगा, और कोऑर्डिनेशन करेंगे तो हमारा ग्रोथ और अच्छा होता रहेगा, सो दैट कोई कन्फ्लिक्ट्स और कुछ ये सब नहीं आएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा फंक्शनल डिफरेंशिएशन। इसका क्या मतलब होता है कि फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर डिवाइडेड इनटू डिपार्टमेंट्स, है ना। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में जो है डिवाइड होता है फंक्शन। उसके बाद क्या होता है, जैसे डिविजन्स और सेक्शंस में डिवाइड होता है। सो द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग द एक्टिविटीज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट इज अकम्प्लिश्ड थ्रू कोऑर्डिनेशन। अब क्या होता है कि कुछ कुछ जैसे कि हमारे ऑब्जेक्ट फंक्शंस होते हैं, जैसे कि हमारे फंक्शन के बेस पे हम डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अलग कर देते हैं, जैसे कि सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, है ना, फाइनेंस डिपार्टमेंट। अब इन सबको सिंक्रोनाइज करना ही तो कोऑर्डिनेशन होता है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है ना, सिंक्रोनाइज करें हम। तो सारे के सारे डिपार्टमेंट्स और डिविजन्स के अपने ओन ऑब्जेक्टिव होते हैं, पॉलिसीज होते हैं, ओन स्टाइल ऑफ वर्किंग होता है। हाउएवर ऑल द डिपार्टमेंट एंड इंडिविजुअल आर इंटरडिपेंडेंट एंड कैन नॉट वर्क इन आइसोलेशन, आइसोलेशन में वर्क नहीं कर सकते हैं। इसलिए कोऑर्डिनेशन इज नेसेसरी फॉर इंटरलिंकिंग द एक्टिविटीज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट। इसलिए कोऑर्डिनेशन जरूरी होता है, सो दैट वो सारे डिपार्टमेंट को एक तरीके से इंटरलिंक कर पाए, जोड़ पाए। तो स्पेशलाइजेशन की बात कर लेते हैं। अब क्या होता है, स्पेशलिस्ट जो होते हैं, मोस्टली स्पेशलिस्ट हैव यूजुअली थिंक दैट दे ओनली आर क्वालिफाइड टू इवेल्युएट, जज एंड डिसाइड अकॉर्डिंग टू देयर प्रोफेशनल क्राइटेरिया। कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे स्पेशलिस्ट ये सोचते हैं सिर्फ वही स्पेशलाइज्ड है इस चीज में, और कोई नहीं स्पेशलाइज हो सकता है उनके जोन ऑफ एक्टिविटीज में, है ना। तो उनके एरिया, उनके जो भी एरिया होता है प्रोफेशनल क्राइटेरिया में, वो उनपे नहीं सोचते हैं कि और कोई स्पेशलाइज हो सकता है उनके अलावा। तो क्या होता है, दे डू नॉट टेक एडवाइस और सजेशंस फ्रॉम अदर्स इन मैटर्स पर्टेनिंग टू देयर एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन। तो वो क्या करते हैं, वो प्रेफर नहीं करते हैं कि वो और लोगों से सजेशन या फिर ऐसा कुछ लें, ठीक है। क्यों, क्योंकि उन्हें लगता है कि वही एक है जो स्पेशलिस्ट है, और कोई तो ज्यादा जानता नहीं है ना। सो दिस ऑफन लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग डिफरेंट स्पेशलिस्ट एज वेल एज अदर्स इन ऑर्गेनाइजेशन। इससे क्या होता है कि जो डिफरेंस इन ओपिनियन है, जो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, इसकी वजह से क्या होता है, जो डिफरेंट डिफरेंट स्पेशलिस्ट होते हैं उनके बीच में कन्फ्लिक्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन में। अब कन्फ्लिक्ट होना मतलब कंपनी का नुकसान होना। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन करना इंपॉर्टेंट होता है, कोऑर्डिनेशन करने से कन्फ्लिक्ट नहीं होते हैं। तो ये होता है हमारा स्पेशलाइजेशन में कोऑर्डिनेशन का इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो तीन इंपॉर्टेंस होते हैं, फंड्स पालो, ग्रो करो यानी कि फंक्शनल डिफरेंशिएशन, स्पेशलाइजेशन, ग्रोथ इन द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हो। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे क्या ही बढ़ना है, आगे तो मेरा चैप्टर ही खत्म हो गया, ठीक है। सो हाँ, चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। सो लगभग 50 मिनट्स यानी कि 49 मिनट्स में हमने ये चैप्टर को कंप्लीट किया है, बिल्कुल ही डिटेल में किया है, ठीक है। नोट्स भी प्रोवाइड किए मैंने आपको स्लाइड्स में, जो कि पूरे डिटेल नोट्स हैं, वो आपको बहुत अच्छे नोट्स हैं वो। और बाकी आप अगर चाहो तो उसको और शॉर्ट में भी लिख सकते हो, आप मेरे नेमोनिक्स यूज कर सकते हो। और
थैंक यू यार, यहाँ तक रहने के लिए और पढ़ने के लिए। आगे चैप्टर 2 भी मैं आपके लिए लेके आऊंगा। चैप्टर 12 तक मैं आपको बिजनेस स्टडीज कराऊंगा, इंडियन इकोनॉमिक्स भी कराऊंगा और मैक्रो भी कराऊंगा। ठीक है। सो आप यहीं पे कनेक्टेड रहो मेरे साथ सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, सो दैट मैं सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच।